और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ और हिला देने वाली खबर है। आपने कल्पना नहीं की होगी कि ममता के भतीजे का यह हाल होगा। ममता के भतीजे की पिटाई हो गई। देखिए जरा, महिलाएं अंडे लेकर पहुंची थी, देख रहे हैं सबके हाथों में अंडे। सब इंतजार कर रहे थे कि अभिषेक बनर्जी आएंगे तो उन पर अंडे बरसाएंगे। लेके आया इतना दिन से ममता बनर्जी अन्याय को प्रश्रय दिया। आज भी उसका भाईपो अभिषेक बनर्जी उसको ही सपोर्ट कर रहे हैं। उसको आज हम लोग छोड़ेगा नहीं, उसको आज हम लोग छोड़ेगा नहीं। वो अन्याय को क्यों अभी तक प्रश्रय दे रहा है, ये जवाब हम लोग लेगा और हम लोग उसको ये डीम लेके उसको। तो महिलाएं तय करके आई थी कि अभिषेक बनर्जी को छोड़ेंगे नहीं, और उसके बाद देखिए जरा, हेलमेट लगाया अभिषेक बनर्जी और उसके बाद उनके ऊपर अंडों की बारिश हो गई। ममता के भतीजे के सर पर हेलमेट मारा किसी ने पीछे से। ममता के भतीजे पर ताबड़तोड़ अंडे चले, वो देखिए। उसके बाद उन्हें निकाल कर ले जाने की कोशिश होने लगी। अभी भी उनके ऊपर अंडे फेंके जा रहे हैं। ये जब अंडे पड़ रहे थे उस वक्त की तस्वीर है। एक के बाद एक महिलाओं ने अंडे बरसा दिए। ममता के भतीजे पार्टी में नंबर 2 अभिषेक बनर्जी और सांसद हैं डायमंड हार्बर से। अब देखिए क्या हाल किया गया। यह है इनका लोकतंत्र का नमूना। 1 महीना हुआ नहीं, पुलिस कहीं नहीं है। पुलिस को भागवत बोलने के बावजूद भी अभिषेक बनर्जी बाइक पर बैठे, हेलमेट लगाया, और ये महिला जिसने पीली साड़ी पहनी है, पहला अंडा अभिषेक पर उसने मारा। अभिषेक के हेलमेट पर अंडा लगाया पहला। उसके बाद दूसरी महिला ने अंडा फेंका अभिषेक पर, और उसके बाद ताबड़तोड़ चारों तरफ से अभिषेक के सिर पर अंडे मारे जाने लगे। चारों तरफ से अभिषेक घिरे। किसी ने उनकी शर्ट पकड़कर खींची, किसी ने उनका हेलमेट पकड़कर खींचा, किसी ने पीछे से घूंसा मारा है। ये देखिए, हेलमेट मारा पीछे से किसी ने। ये देखिए, अभी भी उनके ऊपर अंडे मारे जा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी छोटी मोटी शख्सियत नहीं, वो सांसद हैं इस इलाके से। ममता बनर्जी के भतीजे और सत्ता में रहने के दौरान ममता के बाद सबसे ताकतवर नेता रहे। बीजेपी स्पॉन्सर्ड। अब देखिए क्या हाल किया गया। यह है इनका लोकतंत्र का नमूना। 1 महीना हुआ नहीं, पुलिस कहीं नहीं है। पुलिस को भागवत बोलने के बावजूद भी
सोचिए तब है जब अभिषेक बनर्जी को जेड कैटेगरी की लगभग सुरक्षा मिली उस स्तर की। उसके बाद देखिए जरा, अभिषेक बनर्जी वहां से निकले हैं, भीड़ ने उन्हें घेर रखा था, धक्का मुक्की हो रही थी। आप देख रहे हैं अभिषेक बनर्जी चारों तरफ से घिरे पत्रकारों से अपनी जान बचा रहे हैं, किसी तरह लोगों से जिन लोगों ने घेर रखा है। अब देखिए क्या हाल किया गया। अब देखिए पुलिस कहीं नहीं है। वो कहते हैं ना अभिषेक बाबू कि सत्ता चीज ही ऐसी है, कब चली जाए किसी को पता नहीं होता, और जब जाती है तो कितने अंडे फेंके जाएं, कपड़े फाड़ दिए जाएं, इसका अंदाजा किसी को नहीं होता। अभिषेक बाबू, आपको भी अंदाजा नहीं रहा होगा, आपने शायद ही कभी सोचा होगा जहां कभी तूती बोलती थी वहीं आपको गालियां सुननी पड़ेंगी, आपके कपड़े फाड़ दिए जाएंगे और आप पर अंडों की बौछार कर दी जाएगी, यहां तक कि आपके चश्मे भी तोड़ दिए जाएंगे और आपको हेलमेट पहनकर लोगों की बौखलाई हुजूम से बचना होगा। ऑल बीजेपी स्पॉन्सर्ड। अब देखिए क्या हाल किया गया। यह है इनका लोकतंत्र का नमूना। सियासत की शायद यही रवायत रही है, जब तक कुर्सी है तब तक ताकत भी है, कुर्सी गई नहीं कि अपने भी नोच खसोट मचाने लगते हैं और सगे भी चोट दे डालते हैं। अब सोचिए जरा, इतने अंडे पड़ने के बाद, धक्का मुक्की घूंसे खाने के बाद अभिषेक पहुंचे एक पीड़ित के घर। चुनाव बाद जो हिंसा हुई उसमें उनका एक कार्यकर्ता जिसकी मौत हुई उसके घर पहुंचे थे और देखिए परिवार से मिले। तो अभिषेक बनर्जी दरअसल इसी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन उस दौरान उन पर हमला हो गया। देखिए जरा क्या हुआ, पूरी कहानी मैं आपको बताता हूं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब अभिषेक पर अटैक हुआ। ये हेलमेट में अभिषेक बनर्जी को आप देख रहे हैं। साउथ 24 परगना के सोनारपुर में यह हमला हुआ है। चुनाव बाद हिंसा में प्रभावित पार्टी कार्यकर्ता से मिलने गए थे। मुलाकात के बाद लौटने के दौरान काफी लोग मौजूद थे और इसी दौरान कुछ लोगों ने अभिषेक बनर्जी पर अटैक किया। स्थानीय लोगों और महिलाओं ने अभिषेक के दौरे का विरोध किया। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ मारपीट हुई। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंके गए। वो तस्वीरें आपने देखी। भीड़ में उनके कई लोगों ने कपड़े तक फाड़ दिए और इस दौरान भीड़ ने चोर चोर के नारे भी लगाए। अंडे के साथ पत्थर फेंकने का भी दावा किया गया है। हेलमेट पहनकर अभिषेक को सुरक्षित वहां से निकाला गया। किसी तरह से सुरक्षा कर्मियों ने घेरा बनाकर उन्हें सुरक्षित जगह से भीड़ से निकाला है। अभिषेक ने आरोप लगाया कि ये सब लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और अभिषेक ने कहा ये लोग मुझे मारना चाहते थे। ऐसे हमलों से हमें डरना नहीं है और ना हम डरने वाले हैं। अभिषेक ने राज्य सरकार को घेरते हुए सवाल पूछा। 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, यह इनका लोकतंत्र का नमूना है। अभिषेक ने कहा पुलिस कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। साउथ 24 परगना जिले का सोनारपुर बेहद संवेदनशील इलाका है। यहां टीएमसी और बीजेपी के बीच बहुत कड़ा मुकाबला रहा है। यहां चुनाव के दौरान और बाद में राजनीतिक हिंसा होती रही। यहां से बीजेपी की रूपा गांगुली विधायक हैं। रूपा गांगुली ने टीएमसी उम्मीदवार अरुंधति मैत्रा को हराया था और उसी जगह पर मारपीट हुई है अभिषेक बनर्जी के साथ। आइए अब आपको दिखाऊं अभिषेक बनर्जी जिस पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे वहां से जब निकले हैं तब देखिए हाल क्या था। अभिषेक को घर के बाहर घेर लिया गया था।
प्रदर्शन हो रहे थे, नारेबाजी घर के बाहर से ही शुरू हो गया था। अभिषेक को लोग चप्पल दिखा रहे हैं। सोचिए, अभिषेक सांसद है। स्थिति ये हो गई है। बीजेपी का कहना है कि आम लोगों का गुस्सा है, आम लोगों का गुस्सा अभिषेक बनर्जी पर निकल रहा है क्योंकि बहुत ताकतवर है, अब ताकत नहीं रही है। टीएमसी का कहना है, अभिषेक बनर्जी का कहना है ये सब स्पॉन्सर्ड बाय बीजेपी है, बीजेपी करवा रही है। खड़ीर को आप गिरा दोगे। इरादे मजबूत और बुलंद है, जोश जज्बा जुनून अभी भी है और ये सर झुकने वाला नहीं। अब ईटा मारा है, अंडा फेंका है, पत्थरबाजी किया है, ये क्या है जरा बताइए। सुबह 11 बजे से ले आके उस कम्युनिटी हॉल में गुंडों को रखा गया था पत्थरबाजी करने के लिए। ये देखिए मेरा चश्मा का क्या हाल किया है, देखिए मेरा चश्मा का क्या हाल किया है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 10 साल पहले, आंख में 7 सर्जरी हुआ है। मेरा आंख में ईटा मारा है, मैं आंख खोल नहीं पा रहा हूं। घूसा मारा है, उसको लगा पीठ में, छाती में, हाथ में, पैर में। क्या हाल किया है। मैं एक हेलमेट पहन के जा रहा था, नहीं तो आज मेरा सर 2 टुकड़ा हो जाता। अब देखिए जरा, भतीजे के साथ मारपीट हुई। लाजमी है ममता बनर्जी गुस्से में होंगी, आग बबूला भी होंगी। अभिषेक पहुंचे थे अस्पताल तो ममता बनर्जी भी अस्पताल पहुंची घायल भतीजे का हालचाल लेने के लिए। दीदी तस्वीर आप देख रहे हैं, ममता बनर्जी फौरन अस्पताल पहुंची हैं और अभिषेक बनर्जी उसके बाद गाड़ी में सवार हुए और वहां से निकले। दीदी और आइए अब आपको बताऊं इस हिंसा के बाद क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। ममता बनर्जी ने अभिषेक पर हमले को लेकर बीजेपी को घेरा है। ममता ने लिखा है, शासक बने हत्यारे, बीजेपी को शर्म आनी चाहिए, ममता बनर्जी ने लिखा है। इसके बाद अखिलेश यादव लिख रहे हैं, अभिषेक पर हमले की निंदा की अखिलेश ने, बीजेपी पर नफरत भरी हिंसक राजनीति का आरोप लगाया है। संवेदनशील माहौल में पुलिस व्यवस्था न होने को बड़ी साजिश बताया है। डेरेक ओब्रायन टीएमसी नेता ने बंगाल में क्या हो रहा है यह सवाल पूछा है। बीजेपी समर्थकों पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया है। अभिषेक की सुरक्षा में कटौती पर भी सवाल उठाए हैं। काउंटिंग के दिन अभिषेक की सुरक्षा कम क्यों की गई। इलाके की बीजेपी विधायक है रूपा गांगुली ने टीएमसी को घेरा है। रूपा गांगुली ने कहा, इससे पता चलता है कि लोगों में टीएमसी के खिलाफ कितना गुस्सा है और किस कदर नाराजगी है। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं ममता के भतीजे से हुई मारपीट पर। कि कुत्ते अगर हमें काटे, हम तो काटते नहीं ना, तो इसलिए शांति बनाए रखे। तृणमूल था, तृणमूल ने अपना समय जो करना था कर लिया। अभी बंगाल को हमें ठीक करना है, बंगाल को हमें सुधरना चाहिए। ये पता है हमें भी कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ, स्पेशली अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बंगाल की जनता के मन में बहुत ज्यादा आक्रोश है। अभिषेक बनर्जी का ऊपर जो हमला हुआ वो प्री प्लान्ड, वो कंस्पिरेसी है। ये लोग क्या कर रहे थे, इसका पुलिस क्या कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है बंगाल, कैसे विंडिक्टिव पॉलिटिक्स हो रहा है, ये पूरा आज खुल्लम खुल्ला पूरा देश, पूरा वर्ल्ड देख लिया। भारतीय जनता पार्टी का ये कोई कार्यक्रम में नहीं था। तृणमूल कांग्रेस का क्या वर्ताव था, क्या आचरण था उसका पिछले 15 साल में वो लोगों को मालूम है। अभी जिस जनता को वो लोग घर से निकाल दिया गया, जिसको पीटा गया, मारा गया, जिस परिवार में बलात्कार हुआ था, वो लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो तो प्रशासन इसके ऊपर बात कर सकते हैं, पुलिस को देखना चाहिए। और तृणमूल कांग्रेस का कोई नैतिक या राजनीतिक अधिकार नहीं इसके ऊपर कोई टिप्पणी करना। अभिषेक बनर्जी को सोचना चाहिए कितना ज्यादा घृणा तृणमूल का नेता लोग और अभिषेक बनर्जी का ऊपर बंगाल का जनता का है। चीफ मिनिस्टर गए कोर्ट में, सारे लोग चोर चोर करके चिल्ला रहे हैं। आज भतीजे गए, उसका हालत यही है। आगे चल के तो हमको लगता है ये लोग
किसी जगह में जाने का लायक ही नहीं रहेगा। कार्यकर्ताओं की हत्या कर कर उनको टांग दिया जाता था, वह वायलेंस होती थी। ये तो लोगों ने अपना गुस्सा प्रकट किया, आक्रोश प्रकट किया, और उसमें भी पुलिस ने कोशिश की बचाने की, और मैं अपेक्षा करता हूं कि पुलिस आगे से चिंता करे कि इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो। इसको कोई हल्के में नहीं ले सकता है। अभिषेक बनर्जी पर अटैक हुआ है, सोचिए उनकी ताकत का अंदाजा लगाइए। ममता बनर्जी के भतीजे दूसरे नंबर के नेता बंगाल में सांसद हैं, उन्होंने आरोप पहले लगाया उनकी सुरक्षा कम की गई, उन्हें पहले Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी। टीएमसी ने आरोप लगाया कि अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया। पिछले दिनों एक तस्वीर सामने आई जब दिखाया गया कि अभिषेक का घर है शांति निकेतन, और शांति निकेतन से जो स्कैनर लगे हुए थे वो स्कैनर हटा दिए गए। अब मैं आपको दिखाऊं कि आखिर अभिषेक बनर्जी को पहले क्या सुरक्षा मिली हुई थी, उनकी सुरक्षा में क्या कुछ तब्दीली की गई, और क्या ममता बनर्जी की सुरक्षा इस वक्त क्या स्थिति है, टीएमसी क्या कह रही है। बंगाल चुनाव नतीजों के बाद अभिषेक की सुरक्षा घटा दी गई है। राज्य सरकार ने वीआईपी सुरक्षा की समीक्षा के बाद कटौती की। इसमें ममता के भतीजे समेत कई नेताओं की सुरक्षा घटाई गई। ममता के भतीजे अभिषेक को पहले Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली थी, उनके साथ सुरक्षा घेरे में एक विशेष पायलट कार हमेशा चलती थी। समीक्षा के बाद अभिषेक के काफिले से इसे हटा दिया गया, साथ ही उनके कालीघाट आवास से भी सुरक्षाकर्मी वापस बुला लिए गए। सुरक्षा में कटौती का यह फैसला कड़ी समीक्षा के बाद हुआ है। निर्धारित मानकों के हिसाब से प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षा तय की गई। हालांकि ममता बनर्जी की सुरक्षा में कोई कटौती नहीं की गई। ममता के कुछ और करीबियों की सुरक्षा में कटौती की गई। समीक्षा में पाया गया कि इन लोगों को अत्यधिक सुरक्षा की जरूरत नहीं है। आइए अब आपको सुनवाऊं सुरक्षा पर आकर क्या कुछ कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी। सिक्योरिटी के लोग भी है, जो 2 लोग मेरे साथ तैनात है, तो वो लोग भी अगर अपने ऊपर सुपीरियर्स को बता रहे फिर भी कोई फोर्स नहीं आ रहा है, तो ये साफ है कि ऊपर से चाहता है कि ये जो पूरा घटना घटा ये चलता रहे। ये साफ करता है भाई, ये लोग चाहता है कि यहाँ पे एक मौत हुआ और 2-4 लाश गिरे, तब इन लोग को सुकून मिलेगा या कलीजे में ठंडक पहुंचेगा। तो इनको जो करना है करने दीजिए, हमारे पास सब रिकॉर्डेड है, हम कोर्ट में जाएंगे एंड आई विल गो अप टू द सुप्रीम कोर्ट टू फाइट दिस केस। अभिषेक बनर्जी गुस्से में है, और गुस्सा हो भी क्यों ना, उनके ऊपर जो हमला हुआ उससे नाराजगी है, लेकिन अभिषेक शिकंजे में आ रहे हैं। अभिषेक के घर सीआईडी पहुंची, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आज की तस्वीर है कि सीआईडी अभिषेक के घर पहुंची है। ये देख सकते हैं कि अभिषेक बनर्जी के घर से अभी उनके तो अभिषेक के घर सीआईडी पहुंची। अभिषेक उस वक्त घर पर नहीं थे, घर पर नहीं मिले। अभिषेक ने कहा वो वहां नहीं है, दूसरे घर पर है। तो तस्वीर दिखाऊं, अभिषेक के कालीघाट वाले आवास पर सीआईडी की टीम पहुंची है, वही अभिषेक मौजूद थे। आपने के जरा नोटिस देवे ना बोलছে অভিষেক আপনি के जरा नोटिस देवे ना ये देख रहे हैं तस्वीरें, आज जो मारपीट हुई है उस मारपीट से पहले की तस्वीर है ये, जिस वक्त सीआईडी पहुंची थी। और न सिर्फ अभिषेक बनर्जी बल्कि देखिए टीएमसी के एक और वरिष्ठ नेता कुणाल घोष, उनके घर पर भी सीआईडी पहुंची थी। तो कुछ मिलेगा ही কি বললে সিগনেচারের বিষয়টা কি আশা ঘুম लगाओ और अब आपको बताऊं कि आखिर अभिषेक बनर्जी क्यों चारों तरफ से घिर रहे हैं, सीआईडी उनके घर क्यों पहुंची, उनके घर पहुंचना यानी ममता बनर्जी सवालों में। क्योंकि अगर भतीजे ने कुछ गलती की और भतीजा से सवाल करने सीआईडी पहुंच रही है तो उसके दाग सीधे ममता तक पहुंचते हैं। बंगाल में हार के बाद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई। आज सीआईडी, ये जो तस्वीर देख रहे हैं, सीआईडी अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची। पहले वो अभिषेक के दूसरे घर पहुंच गई थी। इसके बाद अभिषेक ने बताया कि वो उस वक्त घर पर नहीं रहे, घर पर थे नहीं। हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद सीआईडी की टीम उनके दूसरे घर पर पहुंची। कालीघाट वाले घर पर उस दौरान अभिषेक मौजूद थे और सीआईडी अधिकारियों ने यहां अभिषेक को एक नोटिस दिया है
सोमवार दोपहर 12 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। यानी ममता बनर्जी के भतीजे को सीआईडी ऑफिस जाना है सोमवार को 12 बजे। कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले में सीआईडी ने नोटिस दिया है और विधानसभा फर्जी हस्ताक्षर मामले की जांच को लेकर यह नोटिस दिया गया है। अभिषेक ने नोटिस पर कहा कि हिम्मत है तो गिरफ्तार कर लो। उससे पहले आपको याद होगा कोलकाता नगर निगम ने भी नोटिस दिया था। अभिषेक को नोटिस मिला नगर निगम का। अभिषेक की 17 संपत्तियों को लेकर यह नोटिस जारी किया गया था। इन संपत्तियों के मालिक या तो अभिषेक है या फिर वो सह मालिक है। इन संपत्तियों के निर्माण में गड़बड़ियों की जांच हो रही है और इस मामले में 10 दिन के अंदर अभिषेक से जवाब मांगा गया है। इससे पहले आपको याद होगा कोलकाता पुलिस भी अभिषेक के घर पहुंची थी। वो तस्वीर है। पुलिस इस दौरान एक मॉनिटर और हार्ड डिस्क अपने साथ लेकर गई थी। पुलिस के इस एक्शन को लेकर ज्यादा जानकारी उस वक्त नहीं दी गई कि आखिर पुलिस क्यों पहुंची थी, पुलिस क्यों इन चीजों को एविडेंस के तौर पर ले गई थी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी और बीजेपी के नेता। जो करना है करे, जो करना है करे। अगर बीजेपी को लगता है भाई, पहले आप ये पहले समझ लो कि पहले ईडी सीबीआई थे, अब बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस आ गया, साथ में एक एएमसी आ गया। पहले 2-3 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज थे, अभी 5 है। उनको लगता है कि भाई 5-6 एजेंसीज को लगाऊंगा और इसको कैसे भी भाई गुमराह करके सर झुकवाऊंगा। मैं वैसा आदमी नहीं हूं। आप गला भी काट देंगे, आप कुछ भी कर लो, आपको 10 बार सोचना पड़ेगा, आपको 7 बार जन्म लेना पड़ेगा मुझे झुकाने के लिए। तृणमूल को जो 15 साल रहने के बाद बंगाल के लोग उसको उत्खात कर दिए हैं, उसका वो क्या प्रमोशन कर रहे या क्या ये हमारा पार्टी हमारा सरकार को लेकर लिख रही है, उत्तर देना भी मेरे लिए अपमान है। कुछ लोग सीआईडी को मिसयूज करने का कोशिश कर रहा है। हमारा पार्टी इसको देख रहा है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कमेंट करूंगा। जो बोलना है हमारा सीनियर, हमारा लीडर शोभनदेव चटर्जी ऑलरेडी कह दिया। ये होगा ही, इतना सारा दुर्नीति करप्शन उनके नाम के ऊपर है। इतना दिन से वो चला रहे थे और लूट कर रहे थे जनता के लिए। तो अभी तो जनता ने परिवर्तन कर दिया है, तो जो लुटेरा है उसके लिए तो आरोप लगेगा, उसके ऊपर शास्ति भी होना चाहिए। अब देखिए जो कुछ बंगाल में हो रहा है वो बता रहा है कि ममता बनर्जी इसके बाद रिएक्ट करेंगी, प्रतिक्रिया देंगी जो उनके भतीजे के साथ हुआ है। अब देखिए जरा एक और तस्वीर आई है दुर्गापुर से। दुर्गापुर में टीएमसी का दफ्तर था जिस पर बुलडोजर चला। दुर्गापुर का टीएमसी दफ्तर है और इस तरह के जितने, ये देखिए ममता बनर्जी की तस्वीरें हैं, टीएमसी का झंडा अंदर आप देख रहे हैं। अब देखिए जरा मुर्शिदाबाद लिए चलता हूं आपको, अगली तस्वीर मुर्शिदाबाद की। मुर्शिदाबाद में भी जो अवैध अतिक्रमण था उसे ढहा दिया गया है। दूसरी तरफ न सिर्फ इमारतों पर जो अवैध है उन पर बुलडोजर चल रहा है, बल्कि वो नेता जो संदिग्ध हैं या जो आरोपी हैं, जो संलिप्त रहे, उन पर भी एक्शन हो रहा है। टीएमसी के नेता को फिरोज को गिरफ्तार किया गया। हालत ये हो गई है कि जगह जगह हर शहर में आप देखिए बंगाल में जब टीएमसी नेता निकल रहे हैं उनका विरोध हो रहा है। स्थानीय लोग आकर विरोध कर रहे हैं। तस्वीर देखिए, ये टीएमसी नेता है, म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन है जिसे अरेस्ट किया गया और बाहर देखिए जरा विरोध।
अब सवाल यह है कि टीएमसी के बड़े बड़े नेता या तो गिरफ्तार हो गए, ये रडार पर हैं, पार्षद तो पार्टी छोड़ छोड़कर इस्तीफा देकर निकल गए। अब क्या होने वाला है? पार्टी में नंबर 2 तक आंच पहुंच चुकी है। अभिषेक टीएमसी में ममता बनर्जी के बाद नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। अभिषेक की शुरुआती शिक्षा कोलकाता में हुई है। क्या अगला टारगेट अभिषेक ही है? जो कुछ हुआ आज उनके साथ, दिल्ली से अभिषेक ने बीबीए की डिग्री हासिल की है, इसके बाद यहीं से एमबीए की पढ़ाई की उन्होंने, और आगे की पढ़ाई अभिषेक बनर्जी ने बेल्जियम से की है। इसके बाद सियासत में एंट्री हुई और टीएमसी का एक बड़ा चेहरा बन गया अभिषेक बनर्जी। ममता के सगे भतीजे थे और इसका फायदा भी उन्हें मिला। पार्टी में डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से लगातार 3 बार सांसद चुने गए। चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनकी संपत्ति 3 करोड़ 30 लाख के करीब है। हालांकि बीजेपी ने अभिषेक से जुड़ी 43 संपत्तियों की लिस्ट जारी की है और इसमें कई मामलों में अभिषेक बनर्जी को नोटिस भी भेजा गया। फाल्ता सीट पर टीएमसी की हार से अभिषेक को तगड़ा झटका लगा है। कोयला घोटाला और शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर भी रडार पर रहे। सीबीआई और ईडी ने अभिषेक की पत्नी रुजिरा से भी पूछताछ की थी। उनके बैंकॉक और लंदन के खातों में संदिग्ध लेन देन की जांच हो चुकी है। बंगाल चुनाव के वक्त भी गृह मंत्री पर विवादित टिप्पणी की थी उन्होंने। अभिषेक पर इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई और शिकंजा कसने लगा। तो अभिषेक इस वक्त मुश्किलों में है और अगला कदम क्या होगा, पुलिस का, सीआईडी का या लोगों का, कोई नहीं जानता। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, बकरीद पर सूर्या की कुर्बानी। आपको बताऊंगा कि आखिर क्या हुआ दिल्ली में। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है सूर्या की हत्या कर दी गई देश की राजधानी दिल्ली में, दिल्ली के नजदीक खोड़ा में। और ये तस्वीर देख रहे हैं, नाबालिग है इसलिए चेहरा इसका धुंधला किया है। इस नाबालिग ने सूर्या की हत्या कर दी बकरीद के वक्त, ये कहकर कि आओ तुम्हें बकरा कैसे हलाल होता है ये दिखाता हूं, और ले जाकर इसे चाकुओं से गोद कर मार डाला। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, देखिए जरा। उसके बाद ये वो तस्वीर है, सीसीटीवी देख रहे हैं, ये जो आप लड़के को देख रहे हैं यही है सूर्या, जिसे पकड़ रखा है। ध्यान से देखिए जरा, सूर्या को पकड़ रखा है। 1 2 3 4 5 6 7 लड़के हैं, उसको गर्दन से पकड़ा है और गर्दन से पकड़कर मार रहे हैं। सोचिए जरा, बकरीद का दिन है, अलग अलग जगह कुर्बानी हो रही थी। उस वक्त इन लड़कों ने सूर्या को घर से बुलाया और उसके बाद बेरहमी से चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी है। उसे पकड़ रखा है गर्दन से, एक ने हाथ एक पकड़ा है, दूसरे लड़कों ने उसका दूसरा हाथ पकड़ा है और उसके साथ मारपीट की है और चाकुओं से गोदा है। बताया जा रहा है ये उसी वक्त की तस्वीर है। और सूर्या की हत्या के बाद देखिए जरा, बजरंग दल मौके पर पहुंचा, बजरंग दल एनकाउंटर की मांग करने लगा। खून के बदले खून, हमें भी खून के बदले खून चाहिए। कहीं इनके घर पर बुलडोजर चले और फुल एनकाउंटर चाहिए, हाफ एनकाउंटर चाहिए नहीं। योगी जी का बुलडोजर चले, उन पे उनका घर निस्तानाबूद होना चाहिए। भाई का मर्डर किया इन लोगों ने, ऐसे इन सब का ही इनकाउंटर होना चाहिए। 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, जो भी इसमें सम्मिलित हैं, सभी के इनकाउंटर की मांग करता हूं प्रशासन से, और मुझे प्रशासन पर भरोसा है कि इनका इनकाउंटर जरूर हो। उसके बाद देखिए बजरंग दल की मांग थी, लेकिन सूर्या का परिवार देखिए जरा, परिवार में मातम पसरा था, माता जी का रो रो कर बुरा हाल था। मेरी मांग है खून के बदला खून। मोदी योगी से बस कुछ नहीं चाहिए, उसका चाहिए मेरे बच्चों को इंसाफ मिले, खून के बदले खून। एनकाउंटर, फुल एनकाउंटर करे उनका, उसका इनकाउंटर करवा के हमारे सामने लेके आओ, मुझे देखना है मरा हुआ। उनके घर पे बिल्डोजर चलना चाहिए, उसको बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए गरीबी को। अगर हमारा बच्चा गया ना जान से, तो उनके 7 बच्चे जान से ही जाने चाहिए। सूर्या चौहान को क्या पता था कि बकरीद पर उसका दोस्त ही उसे हलाल कर देगा, कुर्बानी दिखाने बुलाएगा और उसकी ही कुर्बानी दे देगा। लेकिन खोड़ा में दोस्ती का कत्ल हुआ और सूर्या को घेर कर मार डाला।
हिंदू की हत्या हुई तो गाजियाबाद के खोड़ा में बवाल मच गया। सूर्या चौहान को इंसाफ की गुहार योगी तक जा पहुंची है। ये दोस्त थे, दोस्त दुश्मन बन गए। जैसे मेरे बच्चे को मारा है उसी प्रकार मार के मेरे सामने लाया जाए। सूर्या की मां ने कह दिया है कि आरोपी का एनकाउंटर करो और लाश मेरे कदमों में होनी चाहिए। बाबा के बुलडोजर और एनकाउंटर वाले एक्शन की डिमांड तेज हो रही है। तो क्या जल्द ही खोड़ा में बुलडोजर गरजेगा और आरोपियों का एनकाउंटर होगा? अब आइए आपको बताऊं कि किस तरह से सूर्या की हत्या की गई। चश्मदीद क्या कह रहे हैं, उस वक्त क्या हुआ, पूरी कहानी मैं आपको बताता हूं। गाजियाबाद में बकरीद पर जब दोपहर के करीब 3 बज रहे थे, तभी खोड़ा इलाके में सूर्या चौहान, ये सूर्या की तस्वीर है, सूर्या चौहान को कुछ मुस्लिम लड़के आए बुलाने के लिए। मृतक सूर्या के दोस्त और उसके परिजनों ने दावा किया है, उसके मुताबिक मुख्य आरोपी ने सूर्या को फोन किया और फिर उसे बकरीद मनाने के लिए बुलाया है, जिसके बाद सूर्या अपने 2 दोस्तों के साथ आरोपी से मिलने पहुंचा है। दावा यह है कि आरोपी ने सूर्या से पूछा, कभी बकरा हलाल होते देखा है? सूर्या ने जब मना किया तो उसने कहा, चलो घर चलो, तुम्हें दिखाते हैं बकरा कैसे हलाल होता है। लेकिन सूर्या ने उसके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। तब आरोपी उसे गाली देने लगा। इस पर सूर्या ने विरोध किया। तब मुख्य आरोपी ने सूर्या पर चाकुओं से हमला किया। पहला चाकू लगने के बाद सूर्या जान बचाने के लिए वहां से भागा है। वो करीब 200 मीटर तक दौड़ता रहा, लेकिन फिर वहां से गिर पड़ा है। सूर्या के सड़क पर गिरते ही हमलावरों ने उसे घेर कर पीटा है। फिर आरोपी ने चाकू से उस पर एक के बाद एक कई वार किए। सूर्या के दोस्त आयुष और विक्की ने उसे बचाने के लिए शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोगों को आता देख हमलावर भाग गए। तुरंत सूर्या को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अगले दिन उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 2 नाबालिगों समेत 5 लड़कों को पकड़ा है और इसमें 3 नामजद को गिरफ्तार किया है, 2 को हिरासत में रखा गया है। मुख्य आरोपी अभी फरार है और पुलिस उसकी धरपकड़ में लगी हुई है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सूर्या का दोस्त क्या कह रहा है और जो लड़का उस वक्त वहां मौजूद था, चश्मदीद, उसकी जुबानी सुनिए। उनसे बोला आओ ईद मनाएंगे। ईद मनाने के बहाने उस समय ने बोला कि हम मीट वगैरह नहीं खाते, तो उसने कहा तुम्हें कुर्बानी दिखाते हैं आओ। वो हमें अपने साथ ले जा रहा था। ले जाता है तो 5-6 लड़के थे। उसने फिर बातचीत करते करते अचानक से चाकू निकाला और सूर्या के पेट में मारा। जब उसने उसके पेट में मारा, उसके बाद वो लोग मेरे पीछे भागते, उससे पहले मैं वहाँ से भाग गया। इस गली में सामने जो वाइट कलर की कार खड़ी है, वहाँ पे चाकू मारा था। वहाँ से वो दौड़ता हुआ यहाँ तक आया है और यहाँ पे इस जगह पे आके वो गिरा है। और जब जैसे ही यहाँ पे गिराया और सामने ये दुकान खुली थी, ये भी खुली थी, तो ये लोग एकदम दुकानों से बाहर निकले और हल्ला कटाया। तो वो लोग कुछ इस गली से भागे, कुछ इधर को भाग गए। हमारी यही मांग है, जैसे मेरा भाई मेरे से जीना गया है, वैसे ही वो भी मार के हमारे पास लेके आ जाए। इनकाउंटर करो, हाफ नहीं फुल इनकाउंटर चाहिए हमें उनका खून चाहिए बस। और क्या होगा, ऐसे एक करके सबको प्रजा को खत्म कर देंगे ये लोग। एक कभी कुछ घटना घटते ही रहते हैं। सजाए मौत होनी चाहिए और इससे माहौल सुधरेगा, अन्यथा लोग यहाँ मकान बेच के जाने को मजबूर हैं, परेशान हैं लोग, मानसिक टॉर्चर लोग यहाँ झेल रहे हैं। हमारे भाई की निर्मम हत्या की है, अगर उसका एनकाउंटर नहीं हुआ तो हम चक्का जाम करेंगे। हमारे सूर्या भाई को इंसाफ मिले और उनके हत्यारों को फुल एनकाउंटर करे। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, लड़ो, लड़ाई की जगह पे लड़ो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ में भी। अब देखिए जरा, हालात तनावपूर्ण है। पुलिस अपने स्तर पर एक्शन ले रही है। पुलिस को पता था ये बहुत मामला संवेदनशील है, इसलिए देखिए मौके पर भारी संख्या में पहले से ही पुलिस डिप्लॉय की गई थी। सुबह से ही भारी संख्या में पुलिस मौजूद थी। अब देखिए इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, डिप्टी सीएम ने हत्यारा कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। फांसी के लिए जो कानूनी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी और उसे खोज कर पकड़ा जाएगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा, अपराधियों की पहचान करके कानूनी सजा दी जाए। गाजियाबाद में हत्या की घटना दुखद चिंताजनक है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव को आगे आकर बोलना चाहिए, क्योंकि हत्या करने वाले उनके वोटर हैं। MY यानी मुस्लिम यादव फैक्टर आतंक मचाए हुए। अखिलेश यादव कह रहे हैं, काला चश्मा लगाकर आने वाले, अपने सच्चे मुकदमे हटवाने वाले,
बुलडोजर से घर घर ढहाने वाले, पीडीए पर जुल्म करवाने वाले, फर्जी एनकाउंटर का राज चलाने वाले अब हैं जाने वाले, लौट कर ना आने वाले। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डिप्टी सीएम। वो बक्सा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत गंभीर है और जिन लोगों ने ऐसा अपराध किया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। आम आदमी परेशान है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। योगी जी से आग्रह है कि जाइए मठ में जाके बैठ जाइए। उनके वोटर हैं, उन लोग ऐसी हत्या क्यों कर रहे हैं? कहीं मुसलमान मार रहा है तो कहीं यादव मार रहा है। उनका एमओआई जो फैक्टर है इस समय पूरे प्रदेश में आतंक मचाया हुआ है। जो पीडीए ये बोलते हैं, पीडीए इनका असफल है सिर्फ एमओआई फैक्टर को दबाने के लिए, लोगों का दिमाग भटकाने के लिए कि हमको सिर्फ एमओआई कहा जाता था, इस नाते पीडीए चिल्ला रहे हैं। ये जिम्मेदारी किसकी है? उत्तर प्रदेश पुलिस की है, योगी आदित्यनाथ की है। गृह मंत्री भी वो हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वो हैं। जो भी घटना होती है, चाहे उसे मुस्लिम करे, चाहे यादव करे, चाहे दलित करे, चाहे ठाकुर करे, चाहे ब्राह्मण करे, वो मुख्यमंत्री के सरकार के चेहरे पे कालिक है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लॉ एंड ऑर्डर का प्रदेश है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हमारे यहाँ के प्रशासन की, हमारी उत्तर प्रदेश के प्रशासन की प्राथमिकता है और निश्चित तौर पे कार्रवाई जरूर के मकान पे बुलडोजर फिरे, क्योंकि ये तो फरार रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, 10 दिन रहेंगे, हम उनके इंसाफ में यहाँ पर बैठे रहेंगे, हम गुहार लगाते रहेंगे। बुलडोजर चलवाइए, अपना पता चल जाएगा उसके मकान। हमें गिरफ्तारी नहीं चाहिए, हमने पहले ही बोला कि उन लोगों का इनकाउंटर चाहिए, इनकाउंटर कर दीजिए, हमें गिरफ्तारी नहीं चाहिए। बेहद निंदनीय है और इसकी बहुत मजम्मत की जाती है। अब इन लोगों के अंदर ये इस तरह की भावना, इस तरह का रेडिकलाइज, इस तरह का कट्टरपंथ कहाँ से आया है? तो मैं तो चाहता हूं कि इनकी गहराई से जांच भी होनी चाहिए। इनके साथ में कौन लोग जुड़े हुए हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। भाई के नाम पर बुलाया, भाईचारे की हत्या कर दी। ये मानवता, मानवीयता का तो हत्या है ही है, साथ ही साथ उस विश्वास की भी हत्या है जो ये कहते हैं कि जो ईद है वो सौहार्द का त्योहार है। आइए मैं आपको बताऊं और तस्वीर दिखाऊं, जब पार्थिव शरीर सूर्या का पहुंचा है तो पूरा इलाका मानो एक साथ जुट गया था। पुलिस भी मौजूद थी। ये आप देख रहे हैं उसका पार्थिव शरीर। सूर्या की उम्र सिर्फ 17 साल थी। आप देख रहे हैं सूर्या का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। दूसरी तरफ उनकी तलाश हो रही है जिन्होंने सूर्या की हत्या की। ये आरोपी का घर है, घर पर ताला लगा हुआ है। आरोपी, ये देख रहे हैं ताला लगा है, आरोपी फरार है और पूरा परिवार फरार है। सुनिए जरा डीसीपी क्या कह रहे हैं। सर, सूर्या की जिस तरह से मौत हुई, इसमें सर कुल कितने जो आरोपी हैं वो हैं और किन को गया है, जिसमें से 3 की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा कर ली गई है। परिवार को सर किस तरह की जो मदद है वो दी जाए? परिवार के द्वारा जो आर्थिक सहायता, कानूनी सहायता और व्यक्तिगत सुरक्षा के संदर्भ में मांग की गई थी, उसको पुलिस और प्रशासन के द्वारा मान लिया गया और उसके संदर्भ में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मुख्य आरोपी सर जो असद है, उसकी सर गिरफ्तारी के बारे में क्या अपडेट? उसकी गिरफ्तारी कर ली जाए। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी कानूनी व्यवस्था संबंधी समस्या नहीं है। राइट, अब सवाल ये है कि आखिर एक्शन क्या होगा। परिवार की मांग है कि उन्हें एनकाउंटर से कम कुछ मंजूर नहीं, बुलडोजर चलना चाहिए। खबर यह भी है कि क्या परिवार सीएम से भी मिलेगा। सूर्या का परिवार मोदी और योगी से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। सूर्या की मां ने पीएम और सीएम से मांग करते हुए कहा है कि बकरीद के दिन मेरे बेटे सूर्या की बलि दे दी गई, अब आरोपी की लाश मुझे मेरे सामने चाहिए। जिस तरह से मेरे बेटे को उन लोगों ने मारा है, वैसे ही मुख्य आरोपी का भी एनकाउंटर होना चाहिए। परिवार ने पहले कहा कि जब तक एनकाउंटर नहीं होगा तब तक सूर्या का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। तब पुलिस ने पीड़ित परिवार और प्रदर्शनकारियों को समझाया। कार्रवाई का भरोसा मिलने पर परिवार ने अंतिम संस्कार किया। सूर्या परिवार के साथ खोड़ा के नवनीत विहार कॉलोनी में रहता था। 11वीं का छात्र था। उसकी उम्र करीब 17 साल थी। सूर्या का परिवार साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर है। जानकारी के मुताबिक सूर्या के पिता का पहले निधन हो चुका है। अभी सूर्या के परिवार में माताजी हैं, बहन है और भाई यश चौहान है। यश छोटा मोटा काम कर परिवार की जिम्मेदारी संभालता है।
ये घर की स्थिति है। सुनिए जरा सूर्या की माता जी क्या कह रही हैं और आज योगी आदित्यनाथ ने एक समारोह में कार्यक्रम में क्या कहा। जैसे मेरे बच्चे को मारा है उसने, जैसे मेरे बच्चे को चाकू डोल घुमा दिया ना, तो मैं उसकी यहाँ से बाहर निकाल दूं कैच कर। एक संजय है हमारा, एक संजय है, इनकाउंटर कराओ मेरे। बस 5-6 लोग हैं। के साथ और भी लोग थे या फिर सबका चाहिए मुझे। 3 बजे, कल 3 बजे का टाइम है। घर से क्या असद ने बुलाया था आपके बेटे? हाँ, फोन करके बुलाया था मेरे बच्चे को। हाँ, बोला था ये बोला था आ जाओ ईद मिलते हैं। हमें क्या पता ईद के बहाने ये हमारे बेटे के चक्कू भोंक देगा पेट में। आप अगर कमजोर है, याद रखना कमजोर के सामने कोई नहीं झुकता। सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी। अब आइए आपको बताऊं, अगर आप यूपी में रहते हैं तो ये आपके लिए खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली के दामों में इजाफा कर दिया है। यूपी में आपको बताऊं क्या हाल होगा, बिजली का क्या रेट होगा। यूपी में बिजली बिल में 10% की बढ़ोतरी हो रही है। जून के महीने से उपभोक्ताओं को 10% ज्यादा बिल देना होगा। मान लीजिए किसी की बिजली बिल अगर 100 रुपए आता है तो अब उसे जून के महीने से 110 रुपए बिल चुकाना होगा, क्योंकि यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 10% सरचार्ज बढ़ा दिया है और दावा किया है कि बिजली बनाने और खरीद में दरअसल लागत और बढ़ गई है। महंगी बिजली का यूपी के 3,70,00,000 उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा। बिजली महंगी करने पर उपभोक्ता परिषद ने नाराजगी जताई है। अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने आदेश पर रोक की मांग की है। अब आपको बताऊं जरा अलग अलग राज्यों के हिसाब से बिजली क्या हिसाब हो गई। यूपी में देखिए प्रति यूनिट के हिसाब से 3 से 6.5 रुपए बिजली। उत्तर प्रदेश में 3 से 6.5 इसलिए क्योंकि उसमें बाकायदा लिमिट होती है कि अगर आप 100 यूनिट तक इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम पैसे देने, 200 से ज्यादा है तो चार्ज बढ़ जाएगा, इसलिए 3 से 6.5 रुपए प्रति यूनिट यूपी में बिजली है। बिहार में देखिए 7 रुपए 42 पैसे से 9 रुपए प्रति यूनिट है। दिल्ली में 3 से 8 रुपए प्रति यूनिट बिजली है। पंजाब में 3 रुपए 85 पैसे से 7 रुपए प्रति यूनिट बिजली है। उसके बाद दूसरे राज्य देखिए, मध्य प्रदेश में 4 रुपए 71 पैसे से 7 रुपए 24 पैसे प्रति यूनिट बिजली है। राजस्थान में 4 रुपए 75 पैसे से 7 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट बिजली है। और हरियाणा में 2 रुपए 20 पैसे से 7 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट बिजली है। दूसरी तरफ बंगाल में देखिए जरा, 3 रुपए 68 पैसे से 7 रुपए 69 पैसे प्रति यूनिट बिजली है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, बिजली के दाम बढ़ गए और ये ऐसा मौका है जिस पर सियासत होना लाजमी है। सुनिए जरा डिंपल यादव क्या कह रही है। लगातार महंगी बिजली खरीदी जा रही है दूसरे राज्यों से, जिससे कि डिमांड को पूरा किया जा सके स्टेट में। तो ये तो सरकार की नाकामी है कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने बिजली के कारखाने नहीं लगाए, उत्पादन नहीं बढ़ाया और आज पूरा का पूरा जो भार है वो आम जनता के कंधों पे डाल दिया है। परिस्थितियाँ कुछ भी हुई, उत्तर प्रदेश में ना कोई टैक्स बढ़ाया ना कोई बिल बढ़ाया, लेकिन ये तो सब जानते हैं इस समय कि पश्चिमी एशिया का युद्ध चल रहा है। ऐसी परिस्थितियों में यदि बिजली के बिल या दाम बढ़ाने की सरकार को ज़रूरत हुई है तो मेरे ख्याल से प्रदेश की जनता को इससे सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। पहले से ही उत्तर प्रदेश में महंगी बिजली मिलती है, जिसको लेके जनता में गुस्सा है। और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से बिजली दरों को बढ़ाने का फैसला लिया गया है वो बिल्कुल भी जनहित में सही नहीं है। समाजवादी पार्टी इस फैसले की निंदा करती है। ये कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ाया जा रहा है और लोगों पे अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं बिहार में राबड़ी देवी क्यों गुस्से में। सम्राट को राबड़ी देवी ने चैलेंज दे दिया है। राबड़ी देवी दरअसल विदेश जा रही थी। इस मौके पर मीडिया ने माइक लगाया और उनसे सवाल पूछा है। तो देखिए जरा राबड़ी देवी ने क्या कहा। उनसे घर खाली करने को कहा गया था, घर उन्हें खाली करना है। सुनिए जरा उनका जवाब। राबड़ी देवी को आप सुन रहे थे, वो कह रही थी मैं घर खाली नहीं करूंगी। अब आपको तस्वीर दिखाऊं दूसरी। ये है दरअसल राबड़ी देवी का घर, 10 सर्कुलर रोड पर ये घर है। राबड़ी देवी और लालू यादव का घर।
और आज इस घर में देखिए पुलिस पहुंची है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। घर खाली करना होगा। राबड़ी के बंगले पर सम्राट की पुलिस थी। दरअसल राबड़ी देवी को नया बंगला अलॉट हो गया है। दूसरा बंगला कौन सा है? ये है। ये उनका दूसरा बंगला है जो अलॉट हुआ है। लेकिन वो पुराने घर को छोड़ने को तैयार नहीं। 39 हार्डिंग रोड पर ये उनको दूसरा बंगला मिला। माता जी कह रही है घर नहीं छोड़ेंगे, बंगला नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ लालू के लाल की एक और तस्वीर आई बंसी बजाते हुए। तो ये भी दिलचस्प है। माता जी कह रही बंगला नहीं छोड़ेंगे और सुपुत्र बंसी बजा रहा है। उनके अलग अलग रंग हैं तेज प्रताप के। अब आपको बताऊं पूरा मामला क्या है। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने सम्राट चौधरी को चुनौती दी। उन्होंने कहा हम बंगला खाली नहीं करेंगे, फोर्स बुलाकर खाली करा लें। दरअसल राबड़ी देवी के 21 साल पुराने सरकारी बंगले से जुड़ा मामला है। राबड़ी पिछले 20 साल से इस 10 सर्कुलर रोड बंगले में रहती हैं, लेकिन अब भवन निर्माण विभाग ने इसे खाली करने का नोटिस दे दिया है। 10 सर्कुलर रोड बंगले को मंत्री नंद किशोर राम को अलॉट कर दिया गया। इस बंगले को राबड़ी को चुनाव के बाद से ही बंगला खाली करने को कहा जा रहा है। 2025 चुनाव के बाद ही उन्हें 39 होल्डिंग रोड बंगला आवंटित किया गया था। इसके बावजूद अब तक उन्होंने 10 सर्कुलर रोड ये बंगला यानी खाली नहीं किया है। वैसे खबर यह भी है कि बंगले को खाली करने की प्रक्रिया चल रही है। पिछले कुछ दिनों से इस बंगले से सामान धीरे धीरे शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन अब राबड़ी कह रही है किसी कीमत पर बंगला नहीं खाली करेंगी। उधर सरकार की ओर से राबड़ी को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। आवास खाली नहीं करने पर 15 दिनों के बाद प्रशासन कार्रवाई करेगा। आइए सुनिए जरा क्या कुछ कह रही राबड़ी देवी और जेडीयू के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। फोर्स बुला के सम्राट चौधरी नया मुख्यमंत्री बनल है ना, उचित लगता है आपको? बुला के खाली करा है, फोर्स बुला के नहीं खाली करेंगे। महुआ बाग में शानदार किला कोई अपने धन से तो अर्जित है नहीं। कौटिल्य नगर में वैकल्पिक मकान की चूंकि मकान बनने में समय लगेगा, वो बहुत बड़ा किला बन रहा है। तो आपको अपनी हठधर्मिता नहीं दिखानी चाहिए। अगर आप हठधर्मिता दिखाइएगा तो अराजकता फैलाने की एक राजनीतिक कोशिश मानी जाएगी। राबड़ी देवी को अपमानित करने के लिए, राजद को अपमानित करने के लिए, सरकार का इकबाल दिखाने के लिए आपने 10 करोड़ का को किसी नाम से आपने आवंटित कर दिया किसी को। यह ओछी राजनीति है, घृणित राजनीति है। कोई व्यक्ति अमृत पी करके नहीं आया है, सत्ता का आना जाना लगा रहता है। मैं मानता हूं कि सत्ता में बैठे लोग इन दिनों हर संस्थानों को अपने अधीन रख करके काम करते हैं, लेकिन लोकतंत्र लोक लज्जा से चलता है। लोक लज्जा को तिरंगी देकर के लोकतंत्र में कोई आस्था व्यक्त करे, ये कतई आम जनों को स्वीकार नहीं है। तो सरकारी प्रक्रिया है भाई, इसमें कौन क्या बोलते हैं उसका कम मायने होता है और सरकारी नियम का पालन करना चाहिए। तो आरजेडी कह रही है ये राजनीतिक बदला है, सरकार कह रही है ये तो प्रक्रिया का हिस्सा है। अब देखिए राबड़ी जा कहां रही थी। लालू प्रसाद यादव सिंगापुर पहुंच गए। बेटी रहती है रोहिणी आचार्य, वही बेटी जिन्होंने किडनी दी है लालू यादव को। अब आइए आपको बताऊं कि आखिर लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी ये घर छोड़ना क्यों नहीं चाहते हैं। उसके पीछे वजह है लालू परिवार 2005 से ही 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले में रह रहा है। यानी ये बंगला 21 सालों से आरजेडी की राजनीति का सेंटर है। अभी इस बंगले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव रहते हैं। जब राबड़ी बतौर बिहार की सीएम एक अड़े मार्ग में रहा करती थी, तब उनके भाई साधु यादव इस 10 सर्कुलर रोड के बंगले में रहते थे। इस बंगले से लालू और राबड़ी की खट्टी मीठी यादें जुड़ी हैं। दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव इसी बंगले में बड़े हुए हैं। दोनों बेटों की राजनीति में लॉन्चिंग भी इसी बंगले से हुई है। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम और तेज प्रताप यहीं से मंत्री बने। मीसा भारती ने इसी बंगले से संसद तक का सफर तय किया।
और 2018 में बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की शादी इसी घर से हुई थी। दिसंबर 2019 में बड़ी बहू ऐश्वर्या इसी घर से रोती हुई निकली थी और 15 नवंबर 2025 को बेटी रोहिणी भी इसी घर से रोते हुए निकली थी। तो सारी यादें उनकी इससे जुड़ी हैं, लेकिन सरकारी आवास है, उसका यादों से ताल्लुक नहीं। सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। तो सरकार में से तो रह रहे थे, उसके बाद भी रह रही थी। तो सरकार का नियम के आलोक में हो रहा है तो सरकार को सहयोग करना चाहिए। कि पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के बंगले पर बदले की भावना से बिहार सरकार काम कर रही है। बंगला का कोई मोह नहीं है जनता के। तो रहिए, खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात उसकी जिसका सीधे आपसे ताल्लुक है। आंधी पानी का तूफानी तांडव। सबसे पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, देखिए जरा, ये चुरू की तस्वीर है। राजस्थान में देखिए कैसा तूफान आया, धूल भरी आंधी चल रही है। कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कई जिलों में इस तरह की धूल भरी आंधी आई। अब देखिए, आपको सोनमर्ग लिए चलता हूं। सोनमर्ग की तस्वीर देखिए जरा। सोनमर्ग में आप देख रहे हैं पूरा झूला उड़ गया है। अब देखिए जरा, जामनगर लिए चलता हूं। जामनगर में देखिए जरा, बाकायदा खंबे लगे थे, वो गिर गए। उड़ीसा की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। उड़ीसा में पेट्रोल पंप की हालत आप देख रहे हैं। ऊपर छत देख रहे हैं, आंधी में छत बुरी तरह से हिल रही है। मैं आपको बताऊं कि आंधी तूफान से किस राज्य में कितना नुकसान हुआ है। सबसे पहले यूपी की बात। यूपी में तेज आंधी बारिश से 16 लोगों की मौत हो गई है। बुंदेलखंड इलाके में सबसे ज्यादा 10 लोगों की मौत हुई है। अब भी प्रदेश के 46 जिलों में आंधी का अलर्ट जारी है। 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। लगातार बारिश के से कई जगह पर पारा 8 डिग्री गिर गया है। राजस्थान देखिए, चुरू, बीकानेर समेत कई जिलों में धूल भरी आंधी आई। 5 जिलों में 80 से 100 फीट ऊंचा धूल का गुबार दिखाई दिया है। यह पाकिस्तान से उठने वाले तूफान का असर है और इसी वजह से राजस्थान के बॉर्डर वाले जिलों में असर दिखा है। फिलहाल आंधी तूफान से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बिहार में 24 घंटे के अंदर 17 लोगों की मौत हो गई है। खराब मौसम से 18 फ्लाइट लेट थी, 4 डाइवर्ट की गई हैं। राज्य के 25 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 2 जून तक भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। हिमाचल के 10 जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट है। शिमला का पारा 20 डिग्री से 11 डिग्री तक पहुंच गया है। आने वाले दिनों में आंधी ओलावृष्टि की संभावना है। राजधानी दिल्ली में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई है। 40 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चली और बारिश से दिल्ली एनसीआर में पारा लगभग 10 डिग्री गिर गया है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मौसम वैज्ञानिक। 2-3 दिनों से लगातार थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चल रही है प्लेन एरियाज में, ईस्टर्न पार्ट्स कंट्री में, साथ साथ मध्य भारत में। उसकी वजह से अधिकतम तापमान में लगातार गिरावट जो है वो देखी जा रही है। जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू रह सकती है उत्तर पश्चिम भारत में, मध्य भारत में, साथ साथ पूर्वी भारत में, जिसको देखते हुए कई राज्यों के, कई मेट्रोलॉजिकल सब डिविजन के लिए जो है अलर्ट भी जारी किए गए हैं। साथ साथ में हवा की गति जो है वो भी काफी तेज रह सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून है वो भी अरब सागर का जो दक्षिणी भाग है उसका कुछ क्षेत्र, साथ साथ में पश्चिम जो बंगाल खाड़ी है उसमें थोड़ा सा आगे जो है बढ़ने की संभावना है। इसके साथ साथ में हमारा अनुमान ये है कि अगर 4 से 5 दिनों के दौरान जो है कंडीशंस और फेवरेबल बन सकती हैं, जहां दक्षिण पश्चिम मानसून जो है कुछ क्षेत्र जो है केरला का, तमिलनाडु का, लक्षद्वीप एरिया का भी कवर कर सकता है। मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं आपने सुना। हमने आपको 3 दिन पहले बताया था कि 29-30 तारीख में मौसम करवट लेगा और मौसम बदलना शुरू हो गया। बहरहाल आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।